गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 3 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का, जिसमें हम पढ़ेंगे मिड 18th सेंचुरी। पहले तक हमने क्या देखा कि नेपोलियन पार्ट का सिविल कोड देखा हमने। सिविल कोड के क्या क्या मतलब गुड पॉइंट्स थे, क्या क्या बैडर पॉइंट्स थे, तो ड्रॉबैक थे, वो हम जान लिए थे नेपोलियनिक कोड के। ठीक है, तो आज हम जानेंगे मिड 18th सेंचुरी यानी कि 1750s की अब बात है ये। तो तब उस समय क्या था, मतलब नो नेशन स्टेट, कोई भी नेशन स्टेट नहीं थी मतलब पूरे यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नहीं थी। नेशन का मतलब क्या है, वहाँ की जो लोग हैं, नेशन का मतलब एक तरीके से लोगों की कॉमन लैंग्वेज हो, ठीक है, कॉमन लैंग्वेज कल्चर ये सारे कॉमन सेम होने चाहिए नेशन स्टेट। तो वहाँ की जो है नेशन स्टेट में क्या होना चाहिए, कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन गवर्नमेंट। और नेशन स्टेट का वैसे मतलब है कि डेमोक्रेटिक होना। जैसे इंडिया है, इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक है। वहाँ की इंडिया में देख सकते हैं आप कॉमन लैंग्वेजेस का मतलब कि आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, वहाँ पर हिंदी जो है, हिंदी कॉमन लैंग्वेज। अगर आप हिंदी बोलोगे तो वो कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी देश में। जैसे आप अभी दिल्ली में हो, दिल्ली से यूपी चले जाओ, तो दिल्ली में अगर आप हिंदी बोलते हो तो आप यूपी में भी हिंदी बोल सकते हो और वो समझ पाएंगे। लोग वो ये नहीं कहेंगे कि हमें नहीं आती, मतलब वैसे हिंदी जो है कॉमन लैंग्वेज है इंडिया की। कॉमन गवर्नमेंट, एक ही प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का, एक ही प्रेसिडेंट है, 2-3 तो नहीं है। तो ऐसा कॉमन नहीं था वहाँ पर। ये तब की बात है, 18th सेंचुरी 1750s की बात है। तब वहाँ पर कुछ भी नेशन नहीं था, स्टेट नहीं थी। मतलब वो जो वहाँ की थी ना, अलग अलग टेरिटरीज जो होती थी, उनके अलग अलग रूलर होते थे, अलग अलग किंग होते थे टेरिटरीज, ठीक है, सबके अलग अलग किंग होते थे, रूल करते थे वो अपने। उन्होंने अपने अपने छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे स्टेट्स बनाए। जैसे इतना बड़ा ये यूरोप है, इसके अंदर ये सारे जितने मतलब उनको स्टेट होना चाहिए, और वो क्या बन जाते हैं, अपने आप को वो अपना एक देश बताने लग गए। जैसे कि ये जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड जो आप अभी देखते हो, जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड, वो पहले उस समय क्या थी, मतलब मिड 18th सेंचुरी में वो छोटे छोटे किंगडम्स में बटे हुए थे। किसमें थे, जर्मनी, इटली, ये सब किंगडम्स थे। ये कंट्री तो ये अब बने हैं, पहले तो ये किंगडम्स थे कंट्री। तो इनको कंट्री बनने में भी टाइम लगा। पहले तो ये किंगडम्स थे छोटे छोटे। और जो हैब्सबर्ग एम्पायर था, कौन था हैब्सबर्ग का जो एम्पायर था, हैब्सबर्ग का एम्पायर जो था वो क्या करता था, रूल्ड ओवर ऑस्ट्रियन हंगरी। जो हैब्सबर्ग का एम्पायर था यानी कि हैब्सबर्ग का राजा, वो ऑस्ट्रिया और हंगरी पे जो है अपना राज करता था, ठीक है। ये हैब्सबर्ग जो था वो ऑस्ट्रिया इसमें हंगरी को करता था, मतलब। और वहाँ पे तब तक लोगों में ऐसी कोई वो नहीं थी, मतलब कोई वो ही नहीं थी कि हाँ हम सब नेशन स्टेट बन सकते हैं। लोगों को खुद नहीं पता था कि हाँ हम नेशन स्टेट बना सकते हैं, या हमारा कोई एक राजा होगा, एक किंग होगा। वहाँ पे उस समय कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं थी, ठीक है। वो लोग ऐसे वैसे चाहते नहीं थे, सब अलग अलग खुशी थे, मतलब। और जो वो थी हंगरी में जो हाफ लोग थे, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन से हाफ लोग क्या बोलते थे, मागियार उनकी एक लैंग्वेज थी। और जो आधे से ज़्यादा थे, और वो वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स, वैरायटी मतलब उनकी दूसरी लैंग्वेज थी। मतलब वहाँ पे कॉमन लैंग्वेज थी नहीं, कॉमन लैंग्वेज तो बाद में फ्रेंच को बना दिया गया, पर अभी तो कोई भी लैंग्वेज नहीं थी वहाँ पर। तो लैंग्वेज न होने के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो रही थी। पर यही मिड 18th सेंचुरी में ही जो है ग्रुप्स जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखे थे, मतलब 3 क्लास, 3 डोमिनेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर रखे थे। जैसे यहाँ पे वो होते नहीं है, क्या बोलते हैं, अपर क्लास कह सकते हैं, तो उस समय भी वैसे था, अपर, लोअर, मिडिल क्लास, इसी तरीके से डाइवर्स, मतलब ये एक ही क्या वहाँ पे डिफरेंट सोसाइटी के लोग थे। तो ऐसी 3 सोसाइटी बना दी गई। अब हम वो देखें ना, न्यू मिडिल क्लास वाला। तो ये थे हमारे एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास, ये आपका न्यू टॉपिक है, ठीक है। जिसमें हम एरिस्टोक्रेसी जानेंगे और न्यू मिडिल क्लास, मतलब ये 3 तरीके की क्लास थी। एक तो एरिस्टोक्रेसी थी, फिर लोअर क्लास, फिर थर्ड मानती थी न्यू मिडिल क्लास। तो हम एक एक करके जानते हैं कि एरिस्टोक्रेसी वाले है क्या। एरिस्टोक्रेसी को ना हम अपर क्लास भी कह सकते हैं, ये सबसे ऊंची जात थी, ठीक है। तो ऊपर थे, मतलब कि जिन्हें इनके पास ही वोट का अधिकार था, इन लोगों के पास ही वोट का अधिकार था। और ये मतलब बहुत इन्हें कह सकते हैं ना कि रिच पीपल, इसमें सारे रिच पीपल ही आते थे, कोई भी गरीब नहीं थे, सब अमीर थे इसमें। उनको राइट टू वोट था, इनका ज्यादा सम्मान होता था, इनको सब बड़े लोग मानते थे, कहते नहीं कि हम इन लोग आ गए, हाँ। तो इन लोगों को सबकी बहुत इज्जत थी, इन लोगों की एरिस्टोक्रेसी की जो क्लास थी उनकी बहुत ज्यादा इज्जत थी। और लैंड ओनिंग क्लास थी, इनके पास ज्यादा से ज्यादा लैंड था। यहाँ पे लिखा मोर लैंड, और ये पर कम थे, लोग कम थे, पर इनके पास ज्यादा से ज्यादा लैंड था। और ये क्या बोलते फ्रेंच, इनकी अपनी अलग पहचान थी, क्योंकि ये फ्रेंच बोलते थे। फ्रेंच में से ज्यादातर गरीब लोग, तो कोई भी गरीब लोग, आम लोग, वो सारी नॉर्मल अपनी लैंग्वेज यूज करेंगे, पर इन्होंने कहा नहीं, हमारी अपनी अलग लैंग्वेज है फ्रेंच, तो ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, एरिस्टोक्रेसी डाल दी। फिर इसकी बात आती थी हमारी पीजेंट्री। कौन सी आती थी, पीजेंट्री, जिसे हम लोअर क्लास भी कह सकते हैं। इसमें ज्यादातर पॉपुलेशन थी, यहाँ पे इधर पे मेजोरिटी पॉपुलेशन, इसमें ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन इसी में आती थी, मेजोरिटी पॉपुलेशन। ये लुक्स आफ्टर क्या, ये जो इनका लैंड था एरिस्टोक्रेसी का लैंड, ये इसी को देखते थे, मतलब उनके लैंड में काम करते थे एरिस्टोक्रेसी खुद तो वो खुद अपना काम करते नहीं थे, उनकी तो अपनी हाइट थी, हम तो नहीं आते, अपना काम नहीं करेंगे। तो उनका काम भी जो था कौन करते थे, पीजेंट्री करती थी।
ज़्यादा लोग होते थे पर इनके पास लेस लैंड, कम लैंड होता था, इनके पास खुद का लैंड होता ही नहीं था, वैसे होगा भी तो कम ही होगा, और ये इनके लैंड पे ही काम करते हैं। उसके बाद ये ये जो पीसेंट्री लोग थे उनको कभी कभी अपर क्लास के लिए फ्री में भी काम करना पड़ता था, या कभी कभी तो वो पैसे देते थे और कभी कभी फ्री में भी काम करना पड़ता था। और इनकी ऑक्यूपेशन क्या थी? एग्रीकल्चर की ऑक्यूपेशन। जब भी पीसेंट है तो वो क्या एग्रीकल्चर करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, ठीक है, तो यही करते थे। उसके बाद हम अब पढ़ने जा रहे हैं न्यू मिडिल क्लास, जिसका मतलब ये जो आइडिया था नेशन स्टेट बनाने का, वो आइडिया कहाँ से जनरेट हुआ? बताओ आइडिया कहाँ से आया? वो ओरिजिनेट आइडिया नेशन स्टेट बनाने का जो है आइडिया, वो किससे आया? न्यू मिडिल, इनसे ही तो आइडिया है, तो इनका जानना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू मिडिल क्लास का। और ये हमारे न्यू मिडिल क्लास में कौन कौन से लोग आते थे? इंडस्ट्रियलिस्ट आते थे, बिजनेसमैन, प्रोफेशंस यानी कि टीचर, डॉक्टर, पुलिस, इंजीनियर, सोल्जर, ये सारे जितने भी प्रोफेशंस है वो सब इसमें आते थे। और यहाँ के लोग जो पढ़े हुए थे। और जो आपका ये है क्या बोलते हैं आपका वेस्टर्न साइड, क्या था? वेस्टर्न, जो वेस्टर्न साइड था यानी कि वेस्टर्न यूरोप भी कह सकते हैं। इसमें क्या क्या जो टाउन बनने लगा है और बड़े बड़े इंडस्ट्री बनने लग गई इंडस्ट्री, और यहाँ पे जो था डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो रहा था, विकास मतलब बहुत अच्छे से हो रहा था, इसलिए तो ये आगे बढ़ गया। और यहाँ के लोग पढ़ने भी लगे, डेवलपमेंट, और यहाँ का विकास बढ़ रहा था वेस्टर्न साइड का। फिर सेंट्रल साइड में पहुंचा, ये सेंट्रल यूरोप में, मतलब ये यूरोप की बात है, यूरोप में। तो वहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे इनके जो बच्चे थे, मतलब इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन, इनके जो बच्चे थे और ये भी थे, इनके पास मनी आना शुरू हो गया, यानी कि पैसा आ गया उनके पास। जब पैसा आ गया तो फिर उन्होंने अपने बच्चों को टीच करना, पढ़ाना शुरू कर दिया। पहले तक तो वहाँ के बच्चों को पढ़ाते नहीं थे, ऐसे काम करते, पर वहाँ पे बच्चे पढ़ने लगा, उनके मन में ये सवाल आने लगा कि राजा का बेटा जो होता है वो राजा क्यों बनता है, और ऐसे ही 3 स्टेट्स में क्यों बांटा गया है, मतलब एरिस्टोक्रेसी क्या है, लोअर क्लास क्या है। उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, जैसे आप पूछते रहते हैं जब आपको कुछ समझ नहीं आता, तो वैसे ही उन्होंने पूछे एरिस्टोक्रेसी। उन्होंने कहा ये सब क्यों है भाई, सब बराबर है और सब इक्वल है, और राइट टू वोट सिर्फ एरिस्टोक्रेसी को ही क्यों है, हमें क्यों नहीं है। तो उनके बच्चों के मन में यानी कि बहुत सारे सवाल उठने लगे। तो फिर उसमें उसके बाद एक नया टॉपिक शुरू होता है, अभी सवाल आने शुरू है, अब उसको देखते हैं कि क्या होगा उनका आगे। और लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर एक नया टॉपिक है आपका। लिबरल का मतलब क्या होता है? लिबरल नेशनलिज्म, लिबरल जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्री यानी कि फ्रीडम। तो हमें किस किस चीज़ की उस टाइम फ्रीडम चाहिए थी, कुछ आपके पॉइंट्स हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं उन पॉइंट्स को। अब यह लिबरल नेशनलिज्म स्टूड फॉर, तो उसमें क्या है, ये 5 पॉइंट्स हैं आपके। फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, पहले बात वहाँ पे फ्रीडम होनी चाहिए इंडिविजुअल की। लिबरल का मतलब तो जान लिया हमने, फ्री यानी कि फ्रीडम, लैटिन वर्ड है तो पता लिया। तो किस चीज़ के लिए उनको आज़ादी चाहिए थी, मतलब फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड राइट इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये चाहिए था। कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट का वो कॉन्सेंट है, यानी कि एक राजा है तो एक ही राजा रहे और सारे ना घुस जाए, जैसे एक प्राइम मिनिस्टर रहे तो एक प्राइम मिनिस्टर है और सब बीच में ना झोल छाप करें। फिर एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी रूल एंड कलर्जिकल प्रिविलेजेस, तो जो है एरिस्टोक्रेसी रूल खत्म हो जाए, यानी कि एरिस्टोक्रेसी यानी कि जो मतलब एक ही मतलब मरते दम तक एक ही राजा बना रहता है, मतलब रूल बाय वन, तो एक ही का रूल चले, तो वो उन्होंने खत्म कर दिया। अब एक का रूल नहीं चलना चाहिए, यहाँ पर खत्म नहीं किया, मतलब तो वो यही चाहते थे कि उनको फ्रीडम चाहिए थी, ठीक है। तो फ्रीडम, इसका लिबरल का मतलब ये था फ्रीडम। उसके बाद क्या है, फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड एलिमिनेशन, मतलब उनको मार्केट की फ्रीडम मिले, एंड एलिमिनेशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन एंड द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, मतलब कोई भी सामान इधर से उधर जाता है उसको टैक्स देना पड़ता है। तो उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं कि उनको टैक्स किस तरीके से पे करना पड़ता है या उनको किस किस प्रॉब्लम का सामना फेस करना पड़ता था। तो जैसे कि आपका ये है हैम्सबर्ग, ये दोनों ही जर्मनी की हैं पर ये यूरोप के अंदर है, दोनों ही यूरोपियन हैम्सबर्ग। यहाँ से हैम्सबर्ग में कुछ सामान है और यहाँ पे न्यूरमबर्ग, ये दोनों ही हैम्सबर्ग के। हम इसको अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है। यहाँ से 11 स्टेट बीच में आती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 स्टेट्स आएंगे बीच में हैम्सबर्ग से न्यूरमबर्ग जाने के लिए, ठीक है। 5% टैक्स यहाँ देना पड़ता था, हर जगह जिस भी स्टेट में जाओगे वहाँ पे तुम्हें 5% टैक्स देना पड़ता था, और इतना टैक्स देकर 5% देंगे वो टोटल, तो 11 को जरा 5 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 55%, तो वो टैक्स पे करते। और जितना उनको प्रॉफिट होता था, प्रॉफिट तो उन्हें कुछ हो नहीं पाता था बल्कि लॉस हो जाता था। जाते तो वो ट्रेड करने जाते थे, अपने बिजनेस करने जाते थे, मार्केटिंग करने जाते थे, तो पहले तो उसका टैक्स पे करना पड़ता था जिससे उनको बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है हर स्टेट में। जैसे ये स्टेट 1 है, स्टेट 2, स्टेट 3, हर स्टेट में जाते जाते उनको अलग अलग 5% का टैक्स पे जरूर करना पड़ता था, ठीक है। तो उनके पास अगर 100 रुपये भी हैं, 100 मतलब मान लो 10,000 रुपये भी हैं, तो वो यहाँ जाते जाते तो वो कमी हो जाएंगे पूरे। न्यूरमबर्ग जाते जाते कोई सामान यहाँ से हमारे जाए तो वो बीच में टैक्स देते देते ही रह जाएंगे, और पर वहाँ पे चलो टैक्स की प्रॉब्लम तो चलो सॉल्व कर लो।
फिर उसके बाद जो यहाँ पे अलग करेंसी होगी इसकी, ठीक है, इसकी अलग करेंसी है, इसकी अलग है, इसकी अलग, जितनी भी 11 ये है उन सबकी करेंसी जो है अलग है, डिफरेंट करेंसी। जितनी भी स्टेट्स हैं उनकी करेंसी अलग थी। अगर स्टेट अलग अलग है तो हर स्टेट की अपनी एक करेंसी होती थी। जैसे यहाँ पे इंडिया में कौन सी करेंसी है, रुपीज, अमेरिका में डॉलर है, तो मतलब वहाँ पे कोई भी सेम नहीं थी। टोटल कितनी करेंसीज थी वहाँ पे, 30 करेंसीज थी। तो इसलिए उनको बार बार चेंज करने में भी प्रॉब्लम होती थी। पहले तो मतलब उनको टैक्स देना पड़ता है, पहली प्रॉब्लम ये। फिर उनकी करेंसी की प्रॉब्लम आ जाती थी, करेंसी बार बार चेंज करनी पड़ती थी उनको। तो सारे यहाँ पे टैक्स, तो करेंसी अलग थी, और कोई भी वहाँ पे मतलब उल्टा ही सिस्टम चलता था। इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करने के बाद और 11, और उसके बाद ये मतलब वहाँ का जो वेट सिस्टम था वो भी अलग था। जैसे कि यहाँ पे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो वहाँ पर ऐसा नहीं था, यूनिफॉर्म वेट नहीं था वहाँ पर। यूनिफॉर्म वेट कर दिया था नेपोलियन ने, कब कर, जब नेपोलियन अपने बैटल ऑफ वाटरलू में हार गया था नेपोलियन, कब हारा था, 1815 में नेपोलियन हार चुका था। तो उसने सिविल कोड बनाया था, सिविल कोड में वो लिखा था, पर वो भी सब सिर्फ फ्रांस में ही हुआ था। और ये जर्मनी की बात है, फ्रांस की बात नहीं है, इसलिए अभी भी जर्मनी का जो वेट था वो इक्वल नहीं है। फ्रांस में भले ही वेट इक्वल हो गया हुआ, फ्रांस की कॉमन लैंग्वेज बन चुकी थी फ्रेंच, पर अभी वो पूरे यूरोप में नहीं फैला था, वो सिर्फ अभी फ्रांस तक ही था। फ्रांस में तो कॉमन लैंग्वेज हो चुकी थी और जो वेट था वो इक्वल हो चुका था, यानी कि यूनिफॉर्म वेट, उसके सिविल कोड पढ़ना उसमें सब लिखा है। फ्रांस में तो सब कुछ हो गया था मतलब अच्छे से, पर अभी वो जर्मनी में फैला ही नहीं। जर्मनी में वो जो जैकोबिन क्लब के मेंबर थे उनको कहा था कि पूरे यूरोप में जाओ, तुम नेशनलिज्म की फीलिंग पहुंचाओ, मतलब सारे उसमें उनको भी अब नेशनल स्टेट बन जाना चाहिए। तो उनके जो मतलब उनके कुछ स्टेट्स जान लेते हैं कि जो यूरोप के कुछ स्टेट्स थे उनके 1 एल मतलब उसकी प्राइस क्या क्या है वो जानते हैं। ये रही 1 एल की वैल्यू। फ्रैंकफर्ट में अलग है, फ्रैंकफर्ट में 54.17 सेंटीमीटर, मेन्स में 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर, फ्रैंकफर्ट में 53.5 सेंटीमीटर। कहीं भी आपको कोई भी वेट कांस्टेंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा भाई, हमें तो है तो 1 एल ही, पर हर जगह अलग है। जैसे हम मान लो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू दिल्ली में 100 है, और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में 100, और यहाँ पे 1 मीटर की यूपी में वैल्यू है 200, यहाँ पे 150। तो ऐसे कैसे चलेगा मतलब, और यहाँ पे बिहार मान लो, तो इसी तरीके से दिल्ली यूपी बिहार का समझ के देख लो, 100, 200, 150 सेंटीमीटर, 1 मीटर की वैल्यू सब जगह अलग अलग है। तो उसी तरीके से ऐसे ही यहाँ पे होता था, 1 एल की वैल्यू उन सबकी अलग है। फिर 18 पहले तक तो ऐसे चलता रहा, फिर 1833 में, कब 1833 के बाद 1834 में पर्शिया है, पर्शिया भी वहीं किया, उन्होंने एक यूनियन बनाया। पर्शिया ने यूनियन एक संगठन किया जिसमें जर्मनी के जो लोग थे वो भी शामिल होने लगे उस यूनियन में। यूनियन बनाया, उस यूनियन का नाम क्या था? ज़ोलविरन। तो ज़ोलविरन की अब डेफिनेशन देख लेते हैं। मतलब ये क्या, इन द 1834 में ज़ोलविरन और कस्टम कुछ यूनियंस और बने, वो भी किसने बनाए? पर्शियन और कुछ जर्मन स्टेट्स के थ्रू वो यूनियन बनी गई। और इस यूनियन को बनाने के बाद क्या किया, उनको अचीवमेंट्स मिली, यानी अचीवमेंट्स यानी कि क्या क्या अच्छा काम हुआ, क्या क्या हुआ। उसके बाद टैक्स बैरियर जो था ये बनाए हैं इसलिए गए थे, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको, जो भी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं लोग, उनको खत्म करने के लिए ये यूनियन को बनाया गया था। टैक्स बैरियर कर दिए। और मैंने कहा था कि करेंसी कितनी है, 30 करेंसी है, उस 30 में से कितनी करेंसी कर दी गई बताओ? करेंसी फ्रॉम 30 to 2, 30 से लेकर 2 तक करेंसी कर दी। पहले 30 करेंसी थी, 30 करेंसी से बढ़िया तो 2 ही करेंसी है, बट अच्छी वाली 2 ही, ठीक है। थैंक यू कहो इन ज़ोलविरन को जिन्होंने 30 से 2 करी, वरना आज तक तो तुम्हारी 30 करेंसी चलती है यूरोप में, मतलब एशिया में। हाँ, पर इस यूनियन ने मिलकर 30 से 2 करेंसी कर दी, तो जो ट्रेड करने में आसानी हो गई बहुत। भाई जो ट्रेड करते होंगे उनको तो बड़ी खुशी हो रही होगी। तो ये, और फिर जो रेलवे लाइन थी उसको अच्छा कर दिया गया, यानी कि उसको इम्प्रूव कर दिया गया, सारी रेलवे लाइन थी उसको ठीक कर दिया गया प्रॉपर। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी एक प्रॉब्लम रह चुकी थी कि अभी तक उनको जो है राइट टू वोट नहीं मिला था। मिडिल क्लास वालों को राइट टू वोट नहीं मिला, सिर्फ वो वोट देने का अधिकार किसके पास था? एरिस्टोक्रेसी के पास। इतना सब कुछ तो मिल गया, पर अभी भी एरिस्टोक्रेसी पर राइट टू वोट नहीं मिला। अब देखते हैं उनको राइट टू वोट कैसे मिलता है, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। इतनी भी जल्दी मत करो, समझने के लिए पूरा चैप्टर जब पता चल जाएगा तब आपको सब आसानी से समझ में आएगा। तो ये था पार्ट 3, अब मिलेंगे पार्ट 4 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।